हेलो दोस्तों, कैसे हो। श्री कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस और प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो सर्वप्रथम मैं क्लास 10th 8 और 12th के बोर्ड पेपर की तैयारी को लेकर सभी को शुभकामनाएं। किसी के 2 पेपर, किसी के 3 पेपर हो गए, तो उनको आगामी पेपर और जो पेपर हो गए उसमें आपने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे, यही आशा करता हूँ। और माँ सरस्वती और गणेश भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आगामी पेपर भी आपके अच्छे हो। तो आज 23 मार्च है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आज शहीद दिवस है। इस दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हंसते हंसते फांसी पर लटक गए थे और इन पर मुख पर एक ही नाम था, जय भारत माता, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो इसी के साथ मैं इन तीनों महान व्यक्तियों को प्रणाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। तो और अपनी क्लास से कई दिनों से थोड़ा बिजी था और अब मैं स्टार्ट हो रहा है। तो अपने सब्जेक्ट के पेपर, जैसे क्लास 10th और 8 इनके सब्जेक्ट के पेपर रह गए, जैसे साइंस के और मैथ के पेपर रह गए, तो उन्हीं का पेपर की क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी बच्चे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी पढ़ना चाहें तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। पिछले 4 सालों में हमारा कोचिंग है ऑफलाइन रहा है, तो ऑफलाइन में हमने इन दोनों सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर प्राप्त किए हैं। स्टेट लेवल तक भी हमने बच्चियों को पहुंचाए हैं, बच्चे भी पहुंचे हैं। और अब की बार भी उम्मीद है कि वो पिछला जो रिजल्ट है अब की बार उनको भी तोड़ेंगे और नया इतिहास बनाएंगे। तो इसी के साथ हम साइंस के पहला पेपर साइंस का है 10th क्लास में, तो साइंस पर कुछ बात करेंगे। जैसे मैं टॉपिक की बात करता हूँ, एक तो आप शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई तैयारी करें। जैसे आपके सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट में पहले तो टॉपिक लिख लो, कितने चैप्टर हैं। उन चैप्टर में एक आपके मॉडल पेपर दिए हुए हैं, उस मॉडल पेपर में प्रत्येक पार्ट में से ये देखो आप कि उनमें से कितने पर्सन आ रहे। पहले पार्ट है, जैसे पहले चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार लवण, तो उसमें से पर्सन कन्फर्म है, एक पर्सन तो कन्फर्म आएगा कि अम्ल क्षार के गुण बताइए, अम्ल क्षार की परिभाषा बताइए। तो ये पर्सन कन्फर्म है, तो आप इन पर्सनों पर गौर करें। और एक पर्सन है, इसी पार्ट में चर्चा कर लेता हूँ। चल तो एक पहले चैप्टर की बात करता हूँ। तो इसमें से पूछते हैं पीएच मान पूछते हैं, तो पीएच मान का भी प्रश्न याद होना चाहिए आपको। एक कुछ आपके पदार्थ देंगे, उस पदार्थ में पीएच मान भी पूछ सकते हैं और उसमें से कौन सा अम्ल है और रासायनिक अभिक्रिया है। तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर भी है, धातु रह धातु तक और अम्ल क्षार रासायनिक अभिक्रिया, ये तीनों चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया, जैसे संयोजन अभिक्रिया पूछे, तो मैं पहले संयोजन अभिक्रिया में समझाता हूँ। 2 अभिकारक होते हैं, ए और बी, दोनों मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के अभिक्रिया को या इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन होता है तो CO2 गैस से प्राप्त होती है, तो ऑक्साइड लवण प्राप्त होता है, ये संयोजन में। संयोजन के बाद में आती है वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, बाह्य उष्मा ताप दाब के कारण उस यौगिक को तोड़ा जाता है। वियोजन का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है टूटना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, टूटना। जैसे MgO, MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, आप उसका क्या करो, रासायनिक अभिक्रिया कराओ, तो ये वापस से 2 तत्वों में टूट जाएंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में, ठीक है। या CO2 गैस है तो इनको आप वापस भी तोड़ सकते हो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये हो गई वियोजन। वियोजन के बाद में होती है अभिक्रिया, आती है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में प्यारे बच्चों
इसमें क्या होता है विस्थापन, मतलब स्थान परिवर्तन होना। विस्थापन का मतलब क्या होता है, स्थान परिवर्तन होता है। जैसे Mg या कॉपर है और नहीं जिंक है, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक कॉपर को विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से क्या है, अधिक है, इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। अब इसमें होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन क्या होते हैं, आयनों के मध्य होती है। द्विविस्थापन क्या होते हैं, आयनों के मध्य द्विविस्थापन। द्विव का मतलब होता है दो बार विस्थापन। तो समझ में आया। तो द्विविस्थापन मतलब दो बार आयनों के मध्य विस्थापन। अब इसमें एक नया शब्द है आयन। क्या शब्द है प्यारे बच्चों, आयन। आयन होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं आयन, एक प्लस आयन और एक होता है माइनस आयन। तो ये आयन होते हैं, आयन आयनों का प्लस माइनस से आयनों का होता है, ठीक है। और फिर उष्माक्षेपी, उष्मा शोषी। उष्माक्षेपी का मतलब होता है उष्मा का उत्सर्जन होना, उष्मा का उत्सर्जन होना, मतलब उष्मा का निकलना, ये होगा उष्मा उत्सर्जन। प्यारे बच्चों नोट कर लो या दिमाग में एक बार, शॉर्ट वीडियो है देख लेना। और उष्मा क्षेपी हो गया उष्मा का उत्सर्जन होना। उष्मा शोषी मतलब उष्मा का क्या करना, ग्रहण करना, उष्मा लेना, तो उष्मा शोषी होगी। अब अपचयन और उपचयन। अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की क्या होना, वृद्धि होना, और हाइड्रोजन की कमी। और उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि। और इसी के प्रकार एक अभिक्रिया और आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलते हैं, अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया साथ में, उन्हें क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो प्यारे बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना, याद रखना। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया दोनों साथ में हो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। एक इसी चैप्टर में एक अभिक्रिया और दे रखी है, प्रकाश से संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में बारे में मैं बताता हूँ आपको कि इसमें क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश मतलब सूर्य से प्रकाश के मध्य अभिक्रिया होती है, और ये अभिक्रिया होती है पेड़ पौधों में। किसमें होते हैं, पेड़ पौधे, या मैं बोल सकता हूँ पादप। क्या बोल सकता हूँ, पादप। जितने भी हरित पेड़ पौधे हैं उनमें एक अभिक्रिया होती है, उसका नाम होता है प्यारे बच्चों प्रकाश से संश्लेषण अभिक्रिया। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल और प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो इससे क्या होता है, ग्लूकोज प्राप्त होते हैं और इसके बदले में हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। और ऑक्सीजन गैस हम क्या करते हैं, शोषण में लेते हैं, और CO2 गैस हमारा शरीर हमारे बाहर छोड़ता है। तो ऑक्सीजन गैस हम ले ली तो ये पेड़ पौधों का क्या हो गया, भोजन प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये हो गई प्रकाश से संश्लेषण प्रक्रिया। इसमें एक शब्द है हरित वर्णक। तो अब ये भी प्रश्न पूछा हुआ है पिछली बार बोर्ड में कि हरित वर्णक है वो किस में पाया जाता है, या हरित वर्णक में कौन सी धातु पाई जाती है। तो हरित वर्णक एक वर्णक प्रकार वर्णक होता है, हरा वर्णक होता है, हरित लौक होता है, जो पेड़ पौधों में पाया जाता है। जो हरी पत्तियां होती है वो इस वर्णक के कारण होती हैं। इसमें एक धातु पाई जाती है, उस धातु का नाम है मैग्नीशियम धातु। क्या नाम है दोस्तों, मैग्नीशियम धातु। तो ये हो गए। अब कुछ मैं अम्ल और क्षार की बात करता हूँ। अम्ल की परिभाषा होती है वह यौगिक जिसमें से H+ आयन देते हैं, H+ आयन, तो उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। क्षार क्या होते हैं, OH- देते हैं। क्षार क्या देते हैं, OH-। अब दिमाग में बस एक ही कंसेप्ट क्लियर रखनी है कि अम्ल H+ आयन देना, क्षार OH- देना। ये हो गए अम्ल और क्षार। अब आप प्रश्न यूँ पूछते हैं अम्ल और क्षार की परिभाषा दीजिए। आप बताते हो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार ऐसे होते हैं, तो वो क्या अम्ल की परिभाषा नहीं है, तो वो तो है अम्ल और क्षार के क्या है, गुण है। क्या है, गुण है। तो उनके गुण के बारे में प्रश्न पूछे, ये प्रश्न यूँ पूछ ले अम्ल और क्षार की परिभाषा देते हुए इनके गुण बताइए तथा उदाहरण देकर समझाइए, ये प्रश्न अलग होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अम्ल का मतलब H+ आयन दी, क्षार का मतलब OH- दी। बस दिमाग में ये याद रखो आप, अम्ल H+ आयन, क्षार OH-, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अम्ल और क्षार के गुण। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। जैसे नींबू, नींबू भी अम्ल है एक तरह का। इसके अंदर एक अम्ल पाया जाता है, उसका अम्ल का नाम है स्टिक अम्ल। क्या नाम है, स्टिक अम्ल, ठीक है। HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे शरीर के
जो जठर ग्रंथि है जो अमाशय के अंदर पाई जाती है वो एक अम्ल स्त्रावित करती है, उस अम्ल का क्या नाम है? स्त्रावित। तो ये हमारे शरीर के अंदर अमाशय के अंदर होते हैं, भोजन के पचने की क्रिया की जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक है, और अम्ल हो गई। अब इसमें एक मुख्य बात और रह गई, वो आपको है दोस्तों मैं क्लियर करना चाहता हूँ, वो है लिटमस पत्र। अब लिटमस पत्र का भी एक प्रश्न आता है, जरूर पूछते हैं कि लिटमस पत्र किस प्रकार का रंजक है या किस प्रकार का वर्णक है। तो इसमें मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपके सामने। लिटमस पत्र है एक लिचेन पौधा होता है जो समूह होता है थैलोफाइटा समूह। कौन सा समूह होता है प्यारे बच्चों? थैलोफाइटा समूह से इसे लिया जाता है। लिचेन पौधा होता है, उनसे होता है, और ये बैंगनी रंग का होता है। किसका रंग होता है? बैंगनी होता है। ये प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब अम्ल की इसका कार्य क्या है, लिटमस पत्र क्या काम आते हैं? तो इसमें होता है अम्ल के टेस्ट करना। अम्ल का क्या करना? टेस्ट करना। तो अम्ल के बारे में जैसे एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है कि जैसे अनिल, एक ट्रिक है मैंने बना रखी है। अनिल ऐसे अम्ल, नी से नीले लिटमस पत्र और लय से लाल। अम्ल वे होते हैं जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। कि सर ये अनिल बताने का ट्रिक से क्या हम ऐसे याद कर लें? अरे ऐसे याद कर लो, ये आप छार में पूछोगे तो छार में भी लाल लिटमस नीले पत्र। एग्जाम में क्या होती है, थोड़ा प्रेशर होता है तो वहाँ पर क्या देते हैं, भूल जाते हैं। तो आप थोड़ा सा याद रखें, अनिल ट्रिक याद रखना, ऐसे अमल, नी से नीले लिटमस पत्र, लय से लाल कर देते हैं। ठीक है, ये हो गए दोस्तों। अब क्षार क्या होते हैं? क्षार की मैं बताता हूँ, जो विलेन में OH माइनस देते हैं। ये तो हो गई क्षार की परिभाषा। क्षार के गुण क्या होते हैं? ये तीक्ष्ण होते हैं और स्पर्श करने पर चिकने होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्श करने पर ये चिकने होते हैं। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गई। ठीक है, ये हो गई। तो ये क्षार होते हैं। और क्षार के गुण क्या हैं? क्षार में होते हैं ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। ये लाल लिटमस पत्र है, उसको क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। ये अम्ल का अपोजिट होता है क्षार। ठीक है, तो ये हो गए क्षार। अब ये क्षार हो गए। अब अगला है लवण। क्या है? लवण। तो अम्ल और जब क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं या इनके मध्य रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्षार का निर्माण होता है। किसका होता है जो दोस्तों? क्षार का निर्माण होता है। तो ये हो गई लवण हो गई। जैसे HCl, और इनके साथ कराते हैं क्षार लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या प्राप्त होगा? NaCl, नमक और प्लस जल प्राप्त होगा। तो नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। अब ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि ये अब बोल्ड है, बोल्ड में कैसा भी मजाक है, ये आपको तो ऐसे लग रहे हैं कि सर ऐसे मजाक वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? हाँ ज़रूर पूछ सकते हैं बेटे। इसमें क्या होता है कि ऐसा भी प्रश्न मैंने देखा है बोर्ड में, अर्धवार्षिक में, वार्षिक में देखा है कि साधारण नमक का सूत्र लिखिए। साधारण नमक का सूत्र, तो उसका सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड या NaCl। NaCl इसमें क्या होता है? सोडियम पर प्लस साइन होता है, क्लोरीन पर क्या होता है? माइनस साइन होता है। ठीक है, तो ये हो गई लवणगी। अब कुछ pH मान हो गए, कुछ अम्ल हो गए। जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? स्टिक अम्ल हो गया। सिरका में कौन सा अम्ल हो गया? एसिटिक अम्ल हो गया। और चिंटी के डंक में कौन सा हो गया? मेथेनोइक अम्ल हो गया। इमली में कौन सा हो गया? टार्टरिक अम्ल हो गया। और टमाटर में कौन सा हो गया? ऑक्सैलिक अम्ल हो गया। और दही में कौन सा हो गया? लैक्टिक अम्ल हो गया। और इसमें एक जीवाणु पाया जाता है, उसका जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है दही में। दही बोल सकते हैं। एक बार दही नाम ने देकर खट्टा दूध दिया था, याद है? शायद तक नहीं है तो मैं बता देता हूँ, पेपर में पूछा था खट्टा दूध। अब बच्चे आधे तो कंफ्यूज हो गए, वहाँ पर ही कंफ्यूज हो गए। खट्टा दूध तो सर ने पढ़ाया ही नहीं, तो खट्टा दूध किसको बोलते हैं भाई? दही को तो बोलते हैं। तो दही में कौन सा अम्ल हो गया? लैक्टिक अम्ल हो गया। ये तो अब तो बता दिया। अब छुई मुई एक पौधा है जिसको आप भी पढ़ते हो साइंस में। छुई मुई को क्या कहते हैं? शर्मिला पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं? शर्मिला पौधे कहते हैं ना। तो ये है छुई मुई का। तो उसमें छुई का उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है, उसमें डंक होता है, उसमें एसिड होता है। जो हमने स्पर्श किया तो शरीर पर, त्वचा पर जैसे ही डंक ऐसे यूं लगा तो इसमें मेथेनोइक अम्ल की स्त्रावन होगा जाएगा, और जिससे हमारे शरीर में क्या हो जाती है? जलन हो जाती है। क्या हो जाती है? जलन हो जाती है। ये हो गई अम्ल और क्षार।
अब अम्ल और क्षार की हो गई। पीएच मान की कुछ मैं चर्चा कर लेता हूँ। जैसे आपसे पूछता हूँ, जल का पीएच मान कितना होता है? रट रखा है, बहुत रट रखा है, 7.0 होता है ना। अब इसे मैं कंफ्यूज करके पूछ लूँ मैं, रक्त का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। तो ये हो गया पीएच मान पर हो गए। अब जैसे नींबू के रस 1.2 हो गए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइज। तो इसमें अगर आपने पीएच मान देखें तो कितना होगा? 10 होगा। अब याद कैसे करें? ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में होता है, एसिडिटी में काम आता है। जब कई बार हम क्या करते हैं, खाना अधिक खा लेते हैं या ऐसा खाना खा लेते हैं पचित नहीं होता है उस खाना, मतलब यूँ मानो आप पचित नहीं हुआ, तो उससे क्या होगा? एसिडिटी होगी अपने शरीर के अंदर, मतलब उस खाने की प्रति डिकार आना, ये हो, ठीक है ना, ये इनके लक्षण है। तो उसमें उस टाइम आप क्या करते हो? इनो लेते हो। क्या लेते हो? इनो। तो उसमें क्या होता है? MgOH का ऑल्टो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। तो ऐसे समझो उसका पीएच मान होता है 10। आप ऐसे समझो इनो लेते हो तो 10 रुपये का आता है। ऐसे ट्रिक रखो, याद है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, थोड़ी घनी ये जानकारी थी। कैसे लगी? शायद तक आपको अच्छी लग रही। तो यह साइंस में कुछ और हैं, उसमें बारे में भी अध्ययन करेंगे। जो पिछले अध्याय में प्रश्न आए हुए हैं उनके बारे में करेंगे। तो ये साइंस की हो गई। तो आज ऐसा थोड़ा सा भगत सिंह बारे में, राजगुरु के बारे में ही तो ये बताने थे। भगत सिंह ने एक बार एक लाइन लिखी थी कि मैं प्यार और मोहब्बत के नाम पर अगर मैं कुछ शब्द लिखना चाहूँ तो मैं अगर प्यार और मोहब्बत के नाम पर मैं अगर कुछ शब्द लिखना चाहूँ तो मैं उस नाम पर मैं एक इनकलाब जिंदाबाद लिख जाता हूँ। इनकलाब जिंदा, मेरी कलम से इनकलाब जिंदाबाद नाम लिख देता हूँ। तो ये भगत सिंह थे। तो उसने इसी मतलब कम उम्र में, जैसे अपनी उम्र में 18-25 साल की उम्र में ये खेलने की या पढ़ने की ये थी, तो उसमें इसी उम्र में उसने भगत सिंह में देश के प्रति, सेवा के प्रति, मतलब उसमें क्या हो गई, लग गई। तो उसमें फिर और हंसते हंसते देखो इसी उम्र में फांसी पर लटक गए। तो मैं उन तीनों महान मेरे भाइयों को मैं नमन करता हूँ, सत सत नमन, सैल्यूट हैं दिल से, गहराइयों से। उनके प्रति मेरे दिल के शब्द नहीं हैं। तो मैं उनके बारे में क्या बताऊँ? उनके इतने अच्छे कार्य हैं कि हम पढ़ते पढ़ते हैं। तो उसमें अब मैं अभी अखबार में पढ़ा था और मैं कई बार ऐसे भी मन लगता है तो भगत सिंह के बारे में पढ़ता हूँ तो मतलब ऐसे जज्बा आता है कि वाह, बनना है तो भगत सिंह की तरह बनो, राजगुरु की तरह बनो, सुखदेव की तरह, तीनों की जोड़ी। देखो ये होता है भाईचारा, ठीक है ना। तो तीनों ने भाईचारों का संदेश भी दिया और देश के प्रति सेवा भी की। और शायद तक ऐसी सेवा नहीं हो सकती अब, ठीक है। ये क्रांतिकारी थे और ये देश के प्रति सेवा जो थी। और तो अंत में मैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आपके प्रति लास्ट 2 बात और हैं। आप मन से और चिंतन से पढ़ाई कीजिए, टेंशन ना लें। कई बच्चे होते हैं, अभी मैं बोर्ड में एग्ज़ाम पर ड्यूटी लगती है, कई बार देखता हूँ तो पेपर बच्चों को दिलाने, तो कई बच्चे ऐसे रोने लग जाते हैं कि सर क्या होगा, मैं पास हो जाऊँगा, फेल हो जाऊँगा, क्या होगा, मेरे इतने नंबर नहीं बनी। तो उन बच्चों को और सभी बच्चों को अब एक ही बात है, आप नो टेंशन रह के पेपर दीजिए, दिमाग पर बर्डन नहीं लेना है। क्यों? इससे आपको क्या होता है, जो आता है ना वो नहीं आता फिर, ठीक है। तो इसलिए, और किसी को, दूसरे को, उन चार्ज को देख के आप मतलब ऐसे मत सोचिए इनको बहुत आता है, मेरे को तो कुछ नहीं आता, मैं कहाँ इनका पेपर का कहाँ पास करूँगा। हो सकता है ज़िंदगी में कोई भी असंभव कार्य नहीं है, सब संभव है। अगर पागलपन हो, जिद हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। उन तीनों फौजी भाइयों को, सुभाष चंद्र और राजगुरु सुखदेव को मेरा सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत।